हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कर लिया है, डायमेंशन वाले पार्ट का। और चलिए अब एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको अपन फटाफट इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 2.15 एनसीईआरटी का। Let us consider an equation half mv square equals to mgh, where m is mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में जो ईच टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाफ एम वी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में है एम जी एच, ठीक है ना। तो अगर हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन चेक करें तो हाफ एम वी स्क्वायर का अगर हम लोग डायमेंशन चेक करें तो हाफ तो क्या है, ये एक नंबर है तो इसका तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं। तो हमें एम वी स्क्वायर का डायमेंशन चेक करना है, तो एम वी स्क्वायर का अगर हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं तो एम के लिए मास और वेलोसिटी आपको पता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m L2 T⁻⁻², जो कि वर्क डन का भी डायमेंशन होता है। और ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है mgh और कुछ नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना है तो ये हो जाएगा m के लिए मास, g के लिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h है हाइट, तो हाइट के लिए डिस्टेंस l। तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻²। तो देखो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इजी क्वेश्चन है बट अगर एनसीईआरटी का है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के हर न्यूमेरिकल्स या सॉल्व एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक है ना, या एटलीस्ट आपके एक बार तो किए होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। देखिए द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। दैट ऑफ अ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही बात है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी के given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? m स्टार द मास ऑफ द बॉडी। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस के अनुसार या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ईच टर्म किसी भी इक्वेशन में ईच टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो पार्ट नंबर ए में हम लोग देखते हैं। तो पार्ट नंबर अगर ए में देखें तो k इज इक्वल टू m स्क्वायर वी क्यूब, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी के आपको डायमेंशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होगा अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए mL2T⁻², ठीक है ना। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। और अगर हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो मास के लिए हो जाएगा m2 और वेलोसिटी मतलब होता है L⁻⁻1, तो ये हो गया L³ T⁻⁻3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, तो अपन लिखेंगे इट इज रॉन्ग इक्वेशन। तो पहला वाला जो है वो इक्वेशन गलत आ गया, वो रूल आउट हो चुका है, ठीक है ना, वो रूल आउट हो चुका है। तो नंबर बी में आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको डायमेंशन पता है, ये mL⁻⁻²। और अभी तुरंत क्या हमने हाफ एम वी स्क्वायर का करें तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, एम वी स्क्वायर का अगर आप करते हो तो m वेलोसिटी का L⁻⁻1 होल स्क्वायर कर दोगे तो L2T⁻², ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का डायमेंशन सेम है, तो अब हम बोलेंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट। और
ये हमें पता है कि ये फिजिकली भी करेक्ट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। तो ऐसे लिख देते हैं, इट इज डायमेंशनली करेक्ट एंड ऑल्सो फिजिकली करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड में आते हैं, k इक्वल्स टू एम है, k इक्वल्स टू एम है। तो काइनेटिक डायमेंशन है, ये हो गया m l2 t माइनस टू, और ma का जो डायमेंशन है आपको पता है ma फोर्स होता है, तो ये हो गया m एक्सीलरेशन है l t टू द पावर माइनस टू। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, तो अपन लिख देंगे इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो इसको हम लोग कर देंगे रूल आउट। ठीक है। नेक्स्ट अपन डी के लिए चेक करते हैं। डी के लिए हो जाएगा k इक्वल्स टू 3/16 एम वी स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, और अभी हमने देखा कि अगर अपन 3/16 एम वी स्क्वायर का देखें तो 3/16 मेरे लिए कोई काम का नहीं है, वो एक नंबर है, और एम वी स्क्वायर का भी कितना हो जाएगा, टू टी टू द पावर माइनस टू। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट है ये, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, 3/16 एम वी स्क्वायर नहीं होता। तो ये इस प्रोसेस की लिमिटेशन है कि आप इसमें से डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन देख सकते हो लेकिन वास्तव में वो सही है ये नहीं चेक कर सकते। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली गलत है तो वो तो इक्वेशन 100% गलत होगा ही होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली सही है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि ये इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है, और बी वाला डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ई को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन और एम ए का डायमेंशन अगर अपन चेक करें तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है एम एल टू टी की पावर माइनस टू, हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन है एम एल टू टी टू दावर माइनस टू, और एम ए का डायमेंशन है एम एल टी टू दावर माइनस टू। तो हम देख रहे हैं कि ईच टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखो एम ए का डायमेंशन तो अलग हो गया, मैंने क्या बताया था, ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ फेल होगी, तो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। और जो डायमेंशन वो तो 100% इनकरेक्ट होगा। ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.17। ठीक है ना। देखो, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू द स्प्रिंग, द ऑक्सीलेशन अंडर द एक्शन ऑफ द that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass m and acceleration due to gravity. Derive the expression for the time period using the method of dimension. तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 है। ठीक है ना, जहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं, और रिलेशन तभी निकाल पाएंगे जब ये प्रोडक्ट टाइप हो। ठीक है ना। तो देखो हमें टाइम निकालना है और हमें ये दिया हुआ है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के ऊपर एक्स लिख लेते हैं। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। तो चलिए अपन इसको अब रिलेशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे भी दो लिमिटेशन है, एक तो जो रिलेशन होना चाहिए वो प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट ये जो कांस्टेंट है ना के, इसकी भी वैल्यू अपन करेक्टली नहीं निकाल सकते हैं फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन अपन एक रिलेशन जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो टाइम का अगर हम डायमेंशन लिखे तो ये हो गया एम जीरो एल जीरो टी के डायमेंशन लेस है, मास का डायमेंशन एम,
लेंथ का डायमेंशन l और g का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर l t टू द पावर -2z। तो आइए इन सबको एक साथ लिखते हैं। m के ऊपर x है, l के ऊपर y है और यहाँ से एक प्लस z आएगा और t के ऊपर क्या है -2, तो ये हो गया -2z। ठीक है, यहाँ पे हो गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 हो गया t। तो चलो अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक साथ अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। तो देखो सबसे पहले तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट -2z बराबर 1, तो z बराबर कितना आ गया -1/2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर -z, तो y बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो y बराबर आ गया +1/2। ठीक है, तो अपन यहाँ कर देते हैं सॉल्व। ठीक है ना, तो ये आ गया इक्वल्स टू कांस्टेंट m टू द पावर 0, l टू द पावर y था 1/2 और g टू द पावर z है -1/2। तो ये टाइम आ जा रहा है k l/g होल टू द पावर 1/2। तो यह आ गया t बराबर k √l/g। और आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है t बराबर 2π√l/g। तो आपको एक और यहाँ पे लिमिटेशन मिला कि देखिए लिमिटेशन ये है कि हम लोग इस कांस्टेंट k बराबर 2π को नहीं खोज पाए। ठीक है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि ये 2π होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसके पास केवल रिलेशंस है, तो वो t ये तो बता देगा कि हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये कांस्टेंट 2π डायमेंशन से नहीं आ पाएगा। तो ये है डायमेंशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये डायमेंशन से यूनिट एंड डायमेंशन से एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं ये सारे हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।